बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से क्षमा चाहूँगा क्योंकि 4 से 5 दिनों से वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो रही थी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जिस वजह से आप लोगों को वीडियो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हालांकि आज के इस वीडियो में 6 से 10 दिसंबर 2022 के बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रश्नों का संग्रह किया गया जो कि संपूर्ण विश्लेषण आपको प्रदान करेगा। ये वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान रखिए, जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक का मंथली नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जा चुका है और नवंबर वाला भी अपडेट किया जा चुका है। नवंबर 2022 का ये भी अपडेट हो चुका है। तो जितने भी छात्र करंट अफेयर्स वाले कोर्स में शामिल हैं, आप वहां से इन सारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में 3 दिसंबर को यानी कि 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। बताएं कि निम्न में से उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। इस प्रश्न की संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था इनका जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुरली भरहवा की बात करें तो मुरली भरहवा में राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। औराई हिंगना में फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। औराई हिंगना अररिया जिले का एक ग्राम है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर इस वीडियो की बात करें तो इसमें 6 से लेकर के 10 दिसंबर 2022 तक के प्रश्नों का संग्रह है, जो कि हमने यहाँ पर सारे चुनिंदे प्रश्नों को शामिल किया। हालांकि प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर समय के अभाव के कारण हमने यहाँ पर सिर्फ चुनिंदे प्रश्नों को शामिल किया है। और रही बात इन सारे नोट्स की, तो ये सारे नोट्स आपके बीपीएससी मेकर ऐप पर प्री स्पेशल कोर्स में जो 68वीं बीपीएससी के लिए लॉन्च हुआ है वहाँ पर अपडेट किया जा चुका है। आप लोग वहाँ से इन सारे कोर्स को या फिर इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज प्लान भी चालू है। ये 62 दिनों का टेस्ट सीरीज प्लान है, जिसमें 50 है फुल लेंथ टेस्ट और 12 सेक्शनल टेस्ट। ये सभी टेस्ट हिंदी में है और आपको इस बात का ध्यान रखना कि ऑनलाइन मोड में आपको प्रदान किए जा रहे हैं। आपका 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित होना है ये 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है। तो इस तिथि को ध्यान में रखते हुए आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। निसंदेह ये आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। ये सारी बातों का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, जो अब तक 9 टेस्ट हो चुका है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस सेट आपका जितना छूट चुका है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अपने समय के अनुसार आप इसे भी ज्वाइन करके अपने टेस्ट दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, प्रीवियस टेस्ट जो छूट चुका है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल जानकारी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे, बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया, यानी कि कप्तान चुना गया है। तो देखिए, ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरमान आलम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे 4 बालिका की तस्वीर है और 4 बालक का। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट है जो कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये होगा कि 10 से 11 दिसंबर 2022 को काठमांडू नेपाल में आयोजित होने वाले एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप के लिए हाल ही में भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई, या फिर भारतीय टीम का ऐलान किया गया। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि बिहार के अरमान आलम को अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है। पुरुष वर्ग की बात करें तो अंडर 19 रग्बी टीम का कैप्टन यानी कि कप्तान चुना गया है अरमान आलम को। जबकि वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट में, तो बिहार से भारतीय पुरुष वर्ग में 4 बालक और महिला वर्ग में भी 4 बालिका का चयन किया गया। इसी आधार पर यहाँ पर तस्वीर को हमने शामिल किया था। ध्यान रखिएगा, महिला वर्ग में 4 बालिका और पुरुष वर्ग में 4 बालक को बिहार की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो चुना गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा, चयनित खिलाड़ियों में बालक वर्ग में अरमान आलम जो कि कप्तान चुने गए, इनके अलावे हर्षराज, सौरभ कुमार और राजू कुमार शामिल है। वहीं पे हम बात करें बालिका वर्ग की, तो बालिका वर्ग में आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशीला कुमारी और साथ ही साथ अर्चना कुमारी। तो कुल मिला के ओवरऑल बात करें, अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम के लिए बिहार से 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया, 4 महिला वर्ग यानी कि बालिका वर्ग में और 4 बालक वर्ग में। तो इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करके याद रखना है।
चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला यानी कि नाबार्ड हाट फेयर का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार की राजधानी पटना में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड हाट मेला का जो गेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में राजधानी पटना के गांधी मैदान में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मेले में भारत के हर कोने से बनने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। अब यहाँ पे देखिए नाबार्ड की बात आई है तो आपको नाबार्ड के बारे में संबंधित तथ्यों की भी जानकारी रखना पड़ेगा। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना कि नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु कृषि एवं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए ऋण और विकास के लिए सहयोग प्रदान कराना, ये नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल किया है। हाल ही के दिनों में मार्च 2022 का एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है और संबंधित सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। आपको ध्यान रखना मार्च 2022 में उड़ीसा सरकार और नाबार्ड ने राज्य में यानी कि उड़ीसा राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक समझौता किया था। यानी कि मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में उड़ीसा सरकार और नाबार्ड के बीच मार्च 2022 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था। ध्यान रखिएगा ये संबंधित है उड़ीसा सरकार से। इस सारी बातों का जिक्र हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी विस्तार पूर्वक कर दिया है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि डेली श्रृंखला को जरूर आप लोग फॉलो करें, निसंदेह यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। तो ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। ये घोषणा हुई है और ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारत का पहला डार्क नाइट स्काई लाइव का जो अभी कह सकते हैं एक प्रकार से उद्घाटन किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ऐसे में आपको जानकारी देता हूँ कि लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हनले क्षेत्र में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाने के लिए तैयार है या फिर बनाने की घोषणा की गई है। और यहाँ पर देखिए बात यह है जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख की, तो ऐसे में हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को शामिल किया है जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए यहाँ पर हमने पहला पॉइंट जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से लिखा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी घटनाओं को रोकने और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को की थी। यानी कि ये जो योजना है ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर में ये 15 अगस्त 2022 से सफलतापूर्वक लागू है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। और वहीं पे एक और पॉइंट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित, हालांकि दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को सिनेमा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदर्शित करने के लिए या फिर प्रदर्शित करने के साथ फिल्म जगत से जुड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए दिल मांगे मोर नाम से एक मेगा लघु फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। ये जानकारी हमने आपको दिया था। इस मेगा लघु फिल्म महोत्सव का नाम था दिल मांगे मोर। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट नहीं बल्कि अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखना है। यह प्रश्न है कि अमेरिकी शोध संस्थान अर्ली वार्निंग्स की नवंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक हत्याओं के हमले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। अमेरिकी शोध संस्थान है एक अर्ली वार्निंग, तो अर्ली वार्निंग की नवंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में अपना भारत कौन से स्थान पर है। भारत के दृष्टिकोण से इसे देखें तो भारत यानी कि अपना भारत इस सूची में 8वें स्थान पर है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि वर्ष 2022-23 के लिए जो रिपोर्ट अभी हाल ही में अर्ली वार्निंग की तरफ से जारी की गई है, इस रिपोर्ट में जो आकलन हुआ है या फिर ये जो सूची तैयार हुई है, ये कुल मिला के इसमें 162 देश हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत को जो स्थान मिला है 162 देशों में 8वां स्थान मिला है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस सूची की, तो आपको यहाँ पे बता दूं कि सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर जोखिम है सामूहिक हत्याओं की, तो ऐसे में पाकिस्तान को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो ध्यान रखिए, पहले स्थान पर है पाकिस्तान। वहीं पे कुछ अन्य देशों की बात है तो दूसरे स्थान पर है यमन, तीसरे स्थान पर है म्यांमार, चौथे स्थान पर है चाड, पांचवें स्थान पर इथियोपिया और छठे स्थान पर नाइजीरिया, सातवें स्थान पर है अफगानिस्तान और आठवें स्थान पर है अपना भारत। ये ध्यान रखिए, ये पूरी की पूरी सूची है जो कि आपको यहाँ से नोट करना है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए है फर्स्ट 1 2 3, यानी कि फर्स्ट 1 2 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये 7 और 8 अफगानिस्तान और भारत जो कि पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। और वैसे भारत वाला तो इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से ध्यान रखिए। और साथ ही साथ ये किस वर्ष के लिए रिपोर्ट जारी हुआ और कितने देशों के लिए जारी हुआ, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर हाल ही में तैयार किया गया है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जो अभी हाल ही में हुआ ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं कि हाल ही में IIT मद्रास द्वारा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर तैयार किया गया है। नोट कीजिएगा, IIT मद्रास इसका निर्माण करता है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करें ये ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर का प्रयोग क्या है, इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना, इसका प्रयोग समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए किया जाएगा, जिसको लेकर के इसका निर्माण किया गया है। और इसे जो नाम दिया गया ये सिंधुजा 1 नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न। ध्यान रखिएगा, जो अभी हाल ही में IIT मद्रास द्वारा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर तैयार किया गया है समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए, इसका नाम दिया गया है सिंधुजा प्रथम। हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि इसका परीक्षण नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह में ही कर लिया गया था। और साथ साथ यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसे तमिलनाडु के तूतीकोरिन के तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर समुद्र की लगभग 20 मीटर गहराई में तैनात किया गया है। तो ये सारे कुछ संबंधित फैक्ट हैं इनसे, सिंधुजा 1 से, जो कि आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम चलेंगे अगले यहाँ पर छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। इंपॉर्टेंट है। और इस तरह यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, ये हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तकनीकी समर्थन से गोल्ड सिक्का ने बेगमपेट हैदराबाद में अपना पहला गोल्ड ATM स्थापित किया है। बेगमपेट एक स्थान है, एक शहर है जो कि हैदराबाद में है, और यहीं पर ये भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो यह इस प्रकार भारत का पहला गोल्ड ATM और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंट ATM की तरह जो मनी ATM होता है उसी की तरह ये कार्य करता है। और यहाँ पर हम विकल्पों की बात करें तो इस ATM के जरिए 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के सोने के सिक्के निकलने या फिर निकालने के विकल्प है। विकल्प के रूप में ये सारे मतलब इतने प्रकार के सिक्के इस ATM से निकाले जा सकते हैं। ये विकल्प यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगले पॉइंट में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, चर्चे में रहा था एक समय। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अनाज ATM स्थापित किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। जबकि वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें, भारत का पहला वाटर ATM कहां पर स्थापित किया गया, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM स्थापित हुआ है बेगमपेट हैदराबाद में। लेकिन ओवरऑल हम बात करें यहाँ पर मनी ATM की, तो भारत में पहला ATM जो कि मनी ATM की यहाँ पर बात किया जा रहा है, ये 1987 में HSBC बैंक ने लगाया था। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में किस वर्ष लगा था और किस बैंक के द्वारा लगाया गया था भारत का पहला मनी ATM। तो HSBC बैंक ने 1987 में पहली बार यह ATM लगाया था। नोट कीजिएगा, यह संबंधित तीनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। किस संस्था के द्वारा भी हाल ही में यह रिपोर्ट जारी किया गया। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अब इनसे संबंधित हमारा कुछ यहाँ पर पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। ये इसका पहला संस्करण है जो कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और साथ ही साथ प्रबंधन का समर्थन करना। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, यह रिपोर्ट 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई ये पहला संस्करण था इसका, और ये 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा धारा प्रवाह, किसी भी समय नदी धारा के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा। और साथ ही साथ हमारा दूसरा पॉइंट होगा स्थलीय जल भंडारण, और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि भूमि की सतह पर और उप सतह में सभी जल की मात्रा। और तीसरा हमारा होगा ग्लेशियर यानी कि हिममंडल। ये तीनों क्षेत्रों पर जो कर सकते हैं ये रिपोर्ट केंद्रित रहा है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक ऑफर की जानकारी दे दूं। अगर आप लोग घर बैठे बीपीएससी सहित बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज जो मिल रहा है ये केवल और केवल 100 रुपये में आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ये एक ऑफर पीरियड में है। ये ऑफर आपके लिए 15 दिसंबर 2022 तक वैध है। ध्यान रखें, करंट अफेयर्स के पूरे पैकेज के अंतर्गत 2021 से यानी कि जनवरी 2021 से अब तक का सारा नोट्स मिल जाएगा। और जब आप इसे ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आज आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगले 1 वर्ष तक ये और भी वैलिड रहेगा। यानी कि प्रीवियस 2021 से अब तक का सारा मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगले 12 महीने यानी कि 365 दिन तक ये आपका प्लान एक्टिव रहेगा। डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर यहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा, जो कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह इसमें होगा। तो बिहार में बीपीएससी सहित जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग निसंदेह इस ऑफर का लाभ उठा के जरूर ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है और करंट अफेयर्स वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। ये अभी ऑफर में आपके लिए मात्र और मात्र सबसे कम कीमत पर मात्र और मात्र 100 रुपये में 12 महीने के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागपुर मेट्रो इसका राइट आंसर है। ऐसे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको ध्यान देना है कि हाल ही में नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट यानी कि मेट्रो का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसका निर्माण जो हुआ ये वर्धा रोड पर किया गया है। नागपुर मेट्रो के द्वारा वर्धा रोड पर इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से ये लगभग कर सकते हैं 3140 मीटर लंबा, ये जो मतलब कर सकते हैं डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके ही ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है नागपुर मेट्रो। तो यहाँ से ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आई है तो बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट शामिल किया है। जैसे कि आपको ध्यान रखना कि भारत ने 23 अप्रैल 2022 को एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के कार्यक्रम में एक साथ 78,220 झंडे लहराए गए थे और यह ऐतिहासिक जो काम हुआ था ये बिहार में हुआ था। और इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इनसे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। आपको बताना है कि यह किस जिले में एक साथ ही 78,220 झंडे फहराए गए थे। आपको याद होगा हमने आपको संपूर्ण जानकारी अप्रैल 2022 में दिया था। देखते हैं कितने छात्रों को पता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो रिकॉर्ड बना था एक साथ 78,000 प्लस तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड था। हालांकि ऐसा ही रिकॉर्ड जो अब तक जो नाम था ये पाकिस्तान के नाम था। आपको ध्यान रखना कि इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान ने 56,000 राष्ट्रीय ध्वज लहराकर यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अप्रैल 2022 में यह रिकॉर्ड भारत के नाम बना। भारत ने कुल मिलाकर 78,220 झंडे लहराए थे या फिर फहराए थे। तो ऐसे में ये सारे संबंधित फैक्ट है। आप कमेंट करके बताइएगा ये किस जिले में फहराया गया था। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दूं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने
देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए 2 से 7 दिसंबर 2022 तक कर्तव्य पथ के पास इंडिया गेट नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन किया है। इसका जो आयोजन तिथि था ये था 2 से 7 दिसंबर 2022 और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में ये दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। इसके पीछे के उद्देश्य क्या थे यहाँ पर हमने इस पॉइंट में लिख दिया, आप यहाँ पर से ध्यान रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है इस मेले का जो उद्घाटन था, यानी कि दिव्य कला मेला का जो उद्घाटन हुआ ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। ये यहाँ से नोट करने लायक है। और साथ ही साथ हम अगले पॉइंट की बात करें, प्रमुख मेले और स्थान। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल किया है। प्रमुख मेले और स्थान के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, खास करके स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। ऐसे में यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो कुंभ मेले का जो आयोजन होता है ये भारत में 4 जगहों पर किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह है जहां पर भारत में कुंभ मेला का आयोजन होता है। पुष्कर मेला का आयोजन की बात करें तो ये राजस्थान में होता है। जबकि हम बात करें सोनपुर मवेशी मेला का, जो कि पूरे भारत का जो मवेशी मेला, ये सबसे बड़ा मवेशी मेला है। सोनपुर मवेशी मेला का जो आयोजन होता है ये वैशाली बिहार में होता है। हमारा अगला है अंबुबाची मेला, जो कि देखिए यहाँ पर असम होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा असम। अंबुबाची मेला संबंधित है असम से। तो ये कुछ प्रमुख मेले और स्थान है जो कि आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट पे या फिर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कहाँ सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। सिलहट महोत्सव की बात करें तो अभी हाल ही में ये सिलचर में आयोजित किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 2 दिसंबर 2022 को असम के बराक घाटी के सिलचर में सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असम के बराक घाटी में सिलचर में सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस.के. अब्दुल मोमन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जो भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और साथ ही साथ बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस.के. अब्दुल मोमन के द्वारा संयुक्त रूप से इस महोत्सव का यानी कि सिलहट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, यह सिलहट महोत्सव का पहला संस्करण था जो कि भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का एक उत्सव मनाने का प्रतीक है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ है, ध्यान रखेंगे ये देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन हाल ही में देवलाली महाराष्ट्र में किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यह इसका 12वां संस्करण था जो कि भारत और सिंगापुर की सेना के बीच आयोजित किया गया। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको विस्तार पूर्वक याद रखना है। हालांकि इसकी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था। यहाँ पर देखिए एक जगह का नाम आया है देवलाली। ये देवलाली के कारण ही हमने यहाँ पर इस प्रश्न को इस पॉइंट को यहाँ पर शामिल किया है। दरअसल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भारत की पहली किसान ट्रेन या फिर किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच शुरू हुई थी। ये भारत के इतिहास में अब तक का पहला किसान रेल था या फिर पहली किसान रेल थी जो कि 8 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था और ये चलाया गया था देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इनसे संबंधित सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा यहाँ पर अब अगला 12वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना मार्को और अमेरिकी नौसेना सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास का 7वां संस्करण दिसंबर 2022 में कहां आयोजित हुआ है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये गोवा में भी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर भारत और अमेरिका की बात है तो ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है, जैसे कि अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के द्वारा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप किया गया था या फिर टाइगर ट्रंप संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था दोनों देशों के मध्य अक्टूबर 2022 में। हालांकि इसके अलावे भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त अभ्यास है उसकी सूची यहाँ पर हमने शामिल किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो वज्र प्रहार जो थल सेना अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित होता है। युद्ध अभ्यास जो थल सेना अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका भी इसमें शामिल है, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। कोप इंडिया जो कि वायुसेना अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच। अगला है रेड फ्लैग जो कि बहुपक्षीय वायु अभ्यास है जिसमें कि भारत भी शामिल है। जबकि वहीं पे हम बात करें मालाबार अभ्यास जिसमें कि भारत, अमेरिका और जापान के बीच ये आयोजित होता है, यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। तो ये सारे भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले कुछ संयुक्त अभ्यास हैं, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। जो जानकारी हमने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको दिया है आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निसंदेह ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के कितने द्वीप का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वीर सैनिकों के नाम पर रखा है? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो श्रृंखला आपको कैसी लगी कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।